Good afternoon to everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. आपका इसका Good शेड्यूल बड़ा afternoon, टाइट sir. रहता है। मैं आपके टाइम टेबल देखता हूँ तो रोज ही क्लास लगी होती है। तो आपने जो बोला ना मैन एंड रिवर करना है, तो देखते हैं कैसे टाइम निकलता है कि इवनिंग स्लॉट में ही टाइम होता है और उसमें कहीं ना कहीं आपकी कोई क्लास चल रही है। तो मैं देखता हूँ कैसे करते हैं उससे। जो भी होगा आई विल टेल यू, इंटीमेट कर दूँ कैसे टाइम टेबल में पॉसिबल है ना। टाइम टेबल में लग के नहीं आएगा, एक्स्ट्रा मैं आई विल इन्फॉर्म है ना, क्योंकि आपका शेड्यूल वैसे ही बहुत टाइट है। पहले तो ठीक था, पहले तो काफी टाइम मिलता था आपको, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता। तो पहले क्या ना वीकडेज पे काफी टाइम मिलता था, तो उसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें रख सकते थे। आपका अब एक्स्ट्रा रखने का स्कोप थोड़ा सा कम होते जा रहा है। तो कोई कैसे मैनेज करते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से वही मैंने कल भी एक चीज आपसे किया था। हाँ वो है, थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम तो है ना, ये तो है ही। टाइम की प्रॉब्लम होगी, करते हैं इसको कुछ। आई टॉक टू देम कि थोड़ा सा आपको टाइम मिले, क्या करते हैं विद इन ए वीक और टू। मैं करता हूँ इसको, ठीक है। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखना आप इसमें, बस वो रेगुलरिटी क्लास की रखना। फिजिक्स में कल भी मैंने एक ही चीज रिवाइज की थी, क्योंकि आप धीरे धीरे मैकेनिक्स के कोर मैकेनिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं है ना। तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लास अटेंड, है ना। क्लास आप अटेंड करोगे तो अपने आप धीरे धीरे चीजें आती जाएंगी। तो आपने पहले एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कोई क्लास अगर आपने मिस कर दी उसके बाद बहुत टाइम लगता है कवर अप करने। तो फिजिक्स में ऐसा होता है, एक आध क्लास जो आपको लगता है एक ही क्लास पर चलो मिस कर देते हैं, क्या होता है एक क्लास से कई बार हम 2-3 महीने पीछे हो जाते हैं। एक क्लास में इतने सारे कंटेंट होते हैं, वो चीज देखते हैं। तो क्लास में रेगुलरिटी बस रखो। मैं कुछ देर बाद अभी आपका स्क्रीनशॉट दूंगा अटेंडेंस की, एक बार शुरू में एक बार लास्ट। कई बच्चे लास्ट में ही भाग जाते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि किसके साथ अपॉइंटमेंट है कि एकदम जाने ही जाना है, छूट जाएगी इनको। तो कुछ है नहीं, आ जाना, घर पे ही रहना। आजकल तो कहीं बाहर भी नहीं जाते हैं। ना घर पे भी रहना बड़ा मुश्किल काम है, बड़े टफ स्टफ। 4 महीने हो गए हैं तो बड़ा मुश्किल। देखते हैं कब तक चलता है ये सब, है ना। होप कि चीजें धीरे धीरे सेटल होंगी, है ना। वैसे सब चीज सेटल होती है तो ये भी होगी, लेकिन इसको भी हम फिर निमोनिया वगैरह जैसा मान लेंगे। फिर जैसे निमोनिया होता है, डेंगू होता है, वैसे ही कोरोना है ना। हर चीजें चलती रहती है ना हमारे साथ, ये भी चलता रहेगा। लेकिन वो तभी होगा जब थोड़ा सा सिचुएशन डाउन। अभी तो रिस्की है, अभी तो बेसिकली इससे नॉट एडवाइजेबल टू मूव एनीवेयर आउटसाइड। अभी आप मूव मत करो, जरूरत ही नहीं है आपको मूव करने की। जैसे एज ए टीचर मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ, मेरा जॉब नेचर ऐसा है कि मैं घर से पढ़ा पाता हूँ। जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं घर से पढ़ा पा रहा हूँ, तो मैं क्यों बाहर फालतू में जाऊंगा घूमने। कई लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उनको बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि जॉब और एंगेजमेंट। मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिली है कि घर से मैं पढ़ा पा रहा हूँ, तो मैं फिर बाहर नेसरी मॉल वगैरह क्यों घूमूं। वैसे आपके लिए भी है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी है कि नहीं अभी हम कहीं बाहर जाके नहीं करके भी हम अपना काम कर सकते, तो जरूरत नहीं बाहर जाने। जिनकी मजबूरी है वो भी चले जा रहे है ना। रोड आपकी भरी रह रही है, कभी बाहर जाओ तो आप देखो पूरा ट्रैफिक जाम रहता है। ये चीजें कुछ दिनों तक मैनेज करना पड़ेगा, है ना। बस इसमें और फिजिकल में ये फर्क है कि मैं आपके एक्चुअली फेसेस को देख नहीं पाता। जब टीचर पढ़ाता है ना एक्चुअली, तो वो फेस को आपके रीड भी करना होता है ना, सबके चेहरे को देखते रहता है, तो उसका काम थोड़ा सा आसान है। यहाँ पे इसलिए मुश्किल है क्योंकि बाकी सब तो ठीक है कि सब कुछ हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, पूछ ले रहे हैं। मेन चीज है वो फेस टू फेस चीज मिसिंग है। वही आपके फेस को मैं रीड नहीं कर पाता, वो टीचिंग जॉब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, तब तक जितना मैक्सिमम हो सके हम अपना एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है चलो। तो
यहाँ पे जो थोड़ा सा मैंने फिगर भी दिया था, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंसेप्ट की जानने की जरूरत होती है, दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ एपरेंट वेट, है ना। यहाँ पे हम कंसेप्ट पढ़ते हैं जैसे कि आपका एपरेंट वेट, है ना। एपरेंट वेट के कंसेप्ट हम जानने की कोशिश, तो इसलिए एपरेंट वेट का मतलब ये है ना कि जो वेइंग मशीन रीड करती है, कि कोई भी वेट मेजरमेंट करने की मशीन जो होती है ना, वो एक्चुअली में वेट को मेजर नहीं करती है, वो ये मेजर करती है कि किस फोर्स से हम उस वेइंग मशीन को पुश करते हैं, है ना। कि वो किस चीज को मेजर करती है कि किस फोर्स से हम उस वेइंग मशीन को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, है ना। और किस फोर्स से पुश कर रहे हैं मतलब वो इनडायरेक्टली नॉर्मल फोर्स मेजर। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखूंगा कि कोई भी जो वेइंग मशीन है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें कि एनी weighing machine measures right normal force। कोई भी अगर weighing machine है तो एक्चुअली में वेट मेजर नहीं करती है, बल्कि वो उस चीज को मेजर करती है किस फोर्स से हम उसको पुश कर रहे हैं weighing machine। और पुशिंग फोर्स जो होता है कांटेक्ट होता है, और मतलब इनडायरेक्टली वो किस चीज को मेजर करती है, जैसे कि आपकी नॉर्मल फोर्स। तो अगर नॉर्मल फोर्स आपकी वेट के इक्वल है तब तो वेइंग मशीन आपको ट्रू रीडिंग देती है। लेकिन किसी केस में अगर नॉर्मल फोर्स वेट से कम या ज्यादा होगा तो आपकी वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है उसी को हम बोलते हैं एपरेंट, है ना। कि अगर दोनों चीजें इक्वल हैं तब तो ट्रू वेट और एपरेंट वेट सेम होगा। लेकिन नॉर्मल अगर आपकी वेट से कुछ डिफरेंट आ रहा है तो उसी नॉर्मल की जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट का सिंपल सा मतलब होता है नॉर्मल फोर्स की वैल्यू। एपरेंट वेट का मतलब हो जाएगा सिंपल नॉर्मल फोर्स। भाई आपके किसी भी ऑब्जेक्ट और वेइंग मशीन के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है उसी को हम बोलते हैं एपरेंट। जैसे कि डायग्राम में भी था, क्लियर चीज है, पहले भी हम इस चीज को पढ़ते हैं। तो अगर मैं केस 1 ले लूं कि यहाँ पे कोई इस तरह से लिफ्ट है ना, और लिफ्ट के अंदर कोई वेइंग मशीन रखी हुई है ना, कि देयर इज अ वेइंग मशीन, और वेइंग मशीन के ऊपर आपने कोई ब्लॉक रख दिया, है ना। वेइंग मशीन के ऊपर अगर आपने कोई ब्लॉक रख दिया और ये वेइंग मशीन रेस्ट है ना, रेस्ट मतलब इसकी एक्सेशन 0 है। तो इस केस में अगर नॉर्मल फोर्स निकालना है तो आपको पता है कि इसका वेट किस तरह एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, है ना। और नॉर्मल फोर्स किस तरह एक्ट करेगा, अपवर्ड, है ना। और हम बोलेंगे क्योंकि एक्सेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि जो एंड की माइनस एम जी की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। मीन्स जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू होगी वो वेट के इक्वल, मतलब वही है कि जब भी कोई वेइंग मशीन रेस्ट पे होती है तो उसमें नॉर्मल फोर्स और वेट की वैल्यू सेम होती है। तो रीड तो ये तो नॉर्मल करता है, एक्चुअली में वो एक्चुअल वेट के इक्वल। हाँ, तो रेस्ट में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है कि अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट क्या होता है, सभी आपके So सेम। what is M/C? क्या चाहिए बता रहा हूँ इसमें, मशीन बेटा, मशीन के लिए शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। दिस इज नोन एज ए वेइंग मशीन। Okay, sir. M/C जो होगा वो वेइंग मशीन होगा। तो वेइंग मशीन एक्चुअली में क्या मेजर करती है, नॉर्मल फोर्स, और उसी नॉर्मल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अपरेंट वेट। तो यहाँ पे नॉर्मल और वेट सेम, मतलब अपरेंट वेट और वेट क्या होंगे, सेम, अगर ये रेस्ट पे है। सेकंड केस में अगर ये लिफ्ट किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है ना, कि सेम वेइंग मशीन हम इस तरह से ले लेते हैं, और ये आपका वेइंग मशीन और सेम ब्लॉक रखा हुआ है, और ये जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है ना। किसकी वेलोसिटी क्या है, आपकी कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रहा होगा तो आपको पता है कि भाई रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी एक ही चीज को होती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस केस में भी एक्सेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अगर एक्सेशन 0 होगा तो इस केस में भी नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, वेट। तो किसी भी अगर लिफ्ट का एक्सेशन अगर 0 है तो उसमें अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट क्या होता है, जैसे आपके सेम। प्रॉब्लम तब आती है जब ये एक्सेलरेटेड अपवर्ड हो या डाउनवर्ड। तो पहले एक केस में मैं लिखता हूँ, थर्ड केस में कि इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, भाई अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो। तो ये आपका वेइंग मशीन हो गया, है ना, और इसके ऊपर आपने कोई ब्लॉक रखा और ये पूरी चीज ए से ऊपर जाती है ना। इस केस में अगर हम नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालें तो वो एक्चुअली वेट से ज्यादा होता है। तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि वेट तो डाउनवर्ड लग रहा है ना, और नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है।
और एक ऑब्जर्वर ग्राउंड में। अब ध्यान रखना, जो भी सिचुएशन हम बना रहे हैं हम सारे इनर्शियल फ्रेम से करते हैं। ये ऑब्जर्वर जो है ग्राउंड पे है, उसके अकॉर्डिंग एन ऊपर है, वेट नीचे है, और ये पूरी चीज ये से ऊपर जाती है। तो अगर ये एक्सलेट हो रहा है तो ये एन और एम जी इक्वल नहीं हो सकते। हम लगाएंगे नेट फोर्स एम होता है, हम लिखेंगे एन माइनस एम जी, एफ जीरो नहीं होगा, बल्कि एन माइनस एम जी किसके इक्वल हो जाएगा, एम। तो उस केस में जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो एम जी के इक्वल नहीं, तो एम जी प्लस एम, है ना। तो मतलब इसको लगेगा कि इसकी रीडिंग जो शो करेगा, मान लो वो 60 केजी का है, तो हो सकता है कि एमए की वजह से 70 शो। तो यही जो नॉर्मल होता है इसको हम बोलते हैं एपरेंट। तो इस केस में जो एपरेंट वेट होगा ये एमजी से ज्यादा होगा, है ना। तो जब भी किसी केस में लिफ्ट एक्सलेट अपवर्ड होती है तो उसमें जो वेइंग मशीन की रीडिंग होती है वो वेट की वैल्यू से क्या होती है, जितनी आपकी ज्यादा होती है। इसी केस में अगर ये लिफ्ट, फोर्थ केस में हम ऐसा ले लें कि अगर एक्सलेट डाउनवर्ड हो जाएगी, ये आपकी कोई वेइंग मशीन है और इस वेइंग मशीन में कोई ब्लॉक रखा हुआ है सेम एम मास का, और ये पूरी चीजें एक्सलेट हो रही है डाउनवर्ड, है ना। तो अगेन आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, एक तो आपका हो जाएगा वेट और दूसरा आपका हो जाएगा नॉर्मल, है ना। तो वेट डाउनवर्ड लग रहा है, एंड ऊपर लग रहा है, तो हम इसमें नेट फोर्स लिखेंगे अगेन, आप लिखोगे एम जी माइनस, क्योंकि एक्सटेंशन वाले फोर्स को हम पहले लिखे, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम। तो इस केस में नॉर्मल फोर्स की रीडिंग कम है, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा इसलिए आपका एम जी माइनस है ना। तो एक्चुअल वेट अगर हो सकता है उसका 60 केजी हो, तो इस केस में हो सकता है कि 70 वेट करे, इस केस में हो सकता है कि 50 वेट, है ना, क्योंकि एम अमाउंट से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो इस केस में जो अपरेंट वेट होगा दिस इज लेस देन एमजी। तो डिपेंड करता है कि भाई अपरेंट वेट का मतलब हम बात कर रहे हैं वेइंग मशीन की रीडिंग, और वेइंग मशीन हमेशा किस चीज को मेजर करता है, किस फोर्स से ऑब्जेक्ट उसको पुश करता है, और वो पुशिंग फोर्स जो होता है वही नॉर्मल, भाई वेइंग मशीन जितने नॉर्मल यहाँ लगाएगा ये भी उसके ऊपर होते हैं नॉर्मल फोर्स, है ना। एक्शन रिएक्शन क्या होंगे उसके आपके सेम है। जस्ट आपने बोला कि इस केस में ये हो गया, इसी में आपको पता है ये जो लास्ट केस होगा, फिफ्थ केस, मान लो ये लिफ्ट का केबल ब्रेक हो जाए, ये फ्री फॉल करने लगेगी ना। लास्ट केस में अगर हम ऐसा ले लें कि इसी केस में अगर लिफ्ट फ्री फॉल हो जाए, दिस इज द केस नंबर 5, भाई लिफ्ट का अगर इस केस में फ्री फॉल हो जाए, तो फ्री फॉल में भी एक्सेशन डाउनवर्ड ही है, माइनस इक्वल टू हम लिखेंगे एम जी माइनस एम, लेकिन फ्री फॉल में जो ए की वैल्यू होगी वो जी के इक्वल हो जाएगी, है ना, कि जब तक केबल कनेक्टेड है तब तक तो ऊपर नीचे डिफरेंट एक्सेशन से मूव कर सकते हैं। एक बार केबल ब्रेक हो गया फिर तो इसको फ्री फॉल ही, जब फ्री फॉल होगा तो ए की वैल्यू जी हो जाएगी, तो उस केस में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो जीरो, है ना। मतलब वो जो ब्लॉक है इसको किसी फोर्स से पुश करेगा नहीं, नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया, नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया मींस अपरेंट वेट जीरो हो गया, तो मतलब जो रीडिंग शो करेगा वो जीरो, इसी को कई बार हम बोलते हैं वेटलेसनेस, है ना, कि क्या शो करेगा बेसिकली आपका वेटलेसनेस, है ना, कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो वेटलेस हो जाएगा। एक्चुअली वो वेटलेस नहीं हुआ है, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, है ना। तो जब भी कोई चीज फ्री फॉल स्टेट में होती है तो वेटलेस होती है ना, क्योंकि जितना वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा, है ना, उसको एक दूसरा फोर्स क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, है ना। तो मतलब वो वेटलेस स्टेट में आ जाएगा, राइट। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, इक्विलिब्रियम में फोर्सेस बैलेंस हो गए, तो हम शुरू से बढ़ते आ रहे हैं, और अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम, और नॉर्मल फोर्स की हम वैल्यू क्या कर लेंगे, कैलकुलेट। ये होता है अपरेंट वेट, वे फ्रीली फॉलिंग स्टेट में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी जीरो। हाँ, वेइंग मशीन ऑलवेज मेजर द नॉर्मल फोर्स, है ना, कि भाई सुपर्णा आई विल सेंड टुडे, टुडे सर ये फ्री फॉल वाला केस एक और बार समझा दो। फ्री फॉल मतलब ए की वैल्यू जी हो गई, तो जब ए की वैल्यू जी हो जाएगी यहाँ पे तो एम जी माइनस एम जी क्या हो जाएगा, जीरो। नॉर्मल जीरो हो गया मतलब ये रीडिंग तो शो ही नहीं करेगी। तो आप इवन इफ आपका वेट 60 केजी है लेकिन वेइंग मशीन शो करेगी जीरो, वो वेटलेसनेस उसको बोलते हैं, कि जब भी कोई चीजें एयर में होंगी या फ्री फॉल में होंगी तो वेटलेस होती है, कोई भी चीजें फ्री फॉल में होती है तो क्या होती है, कि आपकी वेटलेस होती है, क्योंकि वो किसी चीज को पुश नहीं कर पाती। ये 5 केसेस आपके हो गए, ये आपका हो गया अपरेंट वेट।
इसी में थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे मैंने ये बोला कि वेइंग मशीन तो नॉर्मल फोर्स मेजर करता है। अब एक वर्ड यूज होता है, जैसे ये तो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े होते हो। एक और वेट मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस, है ना। जैसे वेइंग मशीन है, उसके ऊपर खड़े होते हैं, आपका वेट शो करता है। एक और चीज होती है, उसको हम बोलते हैं, जो कि वेट को मेजर करने में यूज होती है, वी कॉल एज ए स्प्रिंग बैलेंस। तो आपको यहाँ पे ये भी थोड़ा सा जानना होगा। वैसे तो स्प्रिंग के बारे में पूरा एक लेक्चर बेस्ड होगा, स्प्रिंग में बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, एक पूरा लेक्चर लगता है स्प्रिंग जिसमें हम सिर्फ स्प्रिंग की बात करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये चीज आई है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा स्प्रिंग बैलेंस को मैं मेंशन कर देता हूँ कि भाई स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, कि व्हाट डज द स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स। तो आप यहाँ पे सिंपल से लिख लेना कि जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, स्प्रिंग बैलेंस, है ना, कि जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, इट मेजर्स, राइट, टेंशन इन, it measures tension in string connected with it, connected with it, है ना, कि कोई भी जो आपका स्प्रिंग बैलेंस होता है क्या मेजर करता है, जैसे कि आपका टेंशन स्ट्रिंग कनेक्टेड है कि उससे जो स्ट्रिंग, ये मास मेजर करता है। हाँ मैं बता दूंगा, वही सेम चीज है कि भाई स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करेगा, टेंशन इन द स्प्रिंग कनेक्टेड विद इट, तो टेंशन को मेजर करता है। मतलब इसका ये हो गया कि भाई स्प्रिंग बैलेंस जब भी आप करोगे ना इस तरह से, है ना, कि भाई स्प्रिंग बैलेंस की जब भी हम बात करेंगे, तो स्प्रिंग बैलेंस एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, कई बार आपने देखा भी होगा कि इस तरह से एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, बीच में कुछ इंटरनल स्प्रिंग के मैकेनिज्म रहते हैं, इससे आप कोई वेट हैंग कर देते हो, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि इस जिस स्प्रिंग से स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है, उसी से ब्लॉक पे कनेक्टेड है। तो इसमें हर जगह पे सारी चीजें हम मास्कर्स ले रहे हैं, तो हर जगह पे टी सेम है कि भाई हर जगह पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सेम है, और उसी टेंशन को स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा, मेजर करेगा। तो हम सिंपल सा बोलेंगे कि भाई वेट यहाँ लग गया और आपको क्या है, ऊपर की तरफ टी लग जाएगा, है ना, और आपको क्या, अगर ये चीज रेस्ट पे है तो टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एमजी की। तो अगर आपसे कोई बोले कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, तो टेंशन की इक्वल ही होगी। तो सिंपल सा यही जो टेंशन होगा, इसी को हम बोलेंगे रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ये जो चीज होगी ये क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ये आपकी स्प्रिंग बैलेंस की क्या स्प्रिंग फोर्स। हाँ, टी स्प्रिंग फोर्स भी हो सकता है, क्योंकि किसी स्ट्रिंग में टेंशन और स्प्रिंग फोर्स सेम ही होती है। अगर हम इस स्प्रिंग की बात करेंगे तो ये केएक्स हो जाएगा, और चूंकि ये मासलेस है तो टेंशन और केएक्स की वैल्यू क्या होगी, इसकी आपकी सेम है ना। तो वैसे आप टेंशन वर्ड यूज कर रहे हो, देन डायरेक्टली वो टेंशन स्प्रिंग फोर्स के इक्वल भी है। तो यहाँ पे आप टी लिखो, ज्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट वर्ड है कि किसी स्प्रिंग बैलेंस से जो स्प्रिंग लगी होती है, उस पूरे जगह पे टेंशन की वैल्यू सेम है, और उसी टेंशन को स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, उसके आपका मेजर। अब देखो इस केस में जो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस है वेट के इक्वल है, सेम वही केस हो जाएगा कि अगर मैं आपसे बोलूँ ये कोई लिफ्ट है ना, और लिफ्ट में आपने कोई स्प्रिंग बैलेंस ऐसे हैंग कर दिया, यहाँ पे आपने कोई स्प्रिंग बैलेंस ऐसे ले लिया और इस स्प्रिंग बैलेंस से आपने कोई वेट हैंग कर दिया, और ये पूरी लिफ्ट जो है वो ए से ऊपर जा रही है ना। तो अब आपको पता है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग एमजी के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि आप तो टेंशन निकालोगे ना, तो आप क्या करोगे, वेट लिखोगे, है ना। ऊपर क्या लग जाएगा, बेसिकली आपका टेंशन टी, लेकिन टी और एमजी इक्वल नहीं होंगे। इस केस में ये रेस्ट पे था तो टी और एमजी इक्वल थे, इस केस में टी और एमजी इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। हम न्यूटन लॉ लगाएंगे, हम बोलेंगे टी माइनस एमजी, है ना, इक्वल टू हो जाएगा एम ए। तो इस केस में टी की जो वैल्यू होगी ना, वो अगेन एमजी प्लस एम, मतलब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग एमजी की इक्वल नहीं होगी, बल्कि वो एमजी से क्या होगी, उसकी आपकी ज्यादा। तो हमेशा रखना कि कहीं भी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग के बारे में बात करते हैं, तो मतलब वो पूरे सिस्टम में जो टेंशन होगा उसी को स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं आपका रिजल्ट। अगर वो स्प्रिंग बैलेंस टेंशन वेट के इक्वल है तो वेट को मेजर कर रहा है, अगर वेट से ज्यादा है तो एपरेंट वेट को मेजर कर रहा है, तो एपरेंट वेट को ये क्या करेगा, जैसे कि आपका शो, तो दोनों चीजें सेम है। उस केस में नॉर्मल फोर्स था, इस केस में हम क्या निकालते हैं, जैसे कि आपका टेंशन।
तो ये आपके स्प्रिंग बैलेंस की एपरेंट वेट क्या बताया आपने? एपरेंट वेट बेटा जो अगर नॉर्मल फोर्स या टेंशन की वैल्यू mg के इक्वल नहीं आ रही तो उसी नॉर्मल फोर्स और टेंशन की वैल्यू को हम एपरेंट वेट, भाई नॉर्मल और अगर इसकी वैल्यू इक्वल है तब तो सही है। भाई ट्रू वेट और एपरेंट वेट क्या होगा? सेम। भाई जैसे इस केस में नॉर्मल mg से ज्यादा है ये नॉर्मली एपरेंट वेट होगा। इस केस में टेंशन की वैल्यू mg से ज्यादा है तो जो स्प्रिंग बैलेंस शो करेगा वो वेट से ज्यादा रीडिंग शो करेगा, तो इसकी जो रीडिंग होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? एपरेंट। जो मॉडिफाइड वैल्यू है उसी को हम क्या होता है कि आपका एपरेंट। तो इस तरह से तो सब में हम एक ही चीज अप्लाई कर रहे हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? ये आपका हाँ अगर वो आपका आएगा वो भी आएगा जो आप पूछ रहे हो ना, इट विल बी कम, विल कम, वेट फॉर सम टाइम, सब चीज आएगी एक्चुअली। सबका एक जब भी सीक्वेंस में वो चीज आएगी तो अपने आप आएगी, इतनी हम नहीं करते, ठीक है? तो जस्ट एक टॉपिक था, लेकिन अभी आप ध्यान रखना कि अभी आज आपको उसी सीक्वेंस के ऊपर फोकस करना है जो हम बेटा का बात करते हैं। भाई सारी चीजें पढ़ने के बाद भाई आप फ्रेम चूज करो, सिस्टम चूज करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, रिजॉल्व करवाओ, उसके बाद आपके क्वेश्चन की दो कैटेगरी है ना। एक कैटेगरी में अगर एक्सलेशन की वैल्यू 0 है तो नेट फोर्स भी 0, और अगर एक्सलेशन की वैल्यू 0 नहीं है तो जो नेट फोर्स होगा उस किसके इक्वल हो जाएगा? मास इनटू। ये मेन कंसेप्ट है। कोई भी सिचुएशन अगर एक्सलेशन 0 है तो फोर्स बैलेंस हो, इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसे। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो नेट फोर्स तब किसके इक्वल हो जाएगा? मास इनटू एक्सलेशन। तो इसी को आज भी आपको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है। एक से एक चीजें होती है इसमें, जब आप पढ़ोगे ना आप सरप्राइज करोगे कि एक से एक इसमें क्या होती है, जैसे कि आपकी चीजें। एज फॉर एग्जांपल आई विल गिव फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, ताकि ये सारी चीजें आपके एकदम से स्ट्रांग हो कि किस तरह से वो सीक्वेंस को हम क्या करते हैं जो कि आपको फॉलो करते हैं। क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ना ये मैकेनिक्स की बैकबोन है, ये आएगा तभी हम आगे की चैप्टर पढ़ते हैं, है ना? जो ये चीज हम पढ़ रहे हैं इसलिए पहले जो 3 चैप्टर होते हैं, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी, है ना, ये तीनों आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसको फिर हम अगले चैप्टर रोटेशन वगैरह में यूज करते हैं, है ना, लेकिन ये चीजें आपको एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि भाई कैसे हम इस कंसेप्ट को बेसिकली न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज। तो वन बाय वन आई विल गिव द फ्यू न्यूमेरिकल्स, आप उसको ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन, है ना। थ्रू न्यूमेरिकल्स हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, एक एक करके मैं दे रहा हूँ, आप इसको जरा सा केयरफुली करना, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं, क्योंकि एकदम सिस्टमेटिक वे में मूव करना होगा आपको। हाँ ठीक है, तो वी स्टार्ट, राइट, वी कैन गो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन। हाँ सही है, आसान सा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम।
हाँ सही आंसर सब लोग भेज रहे हो, लगभग 10 आंसर मेरे पास आए, ऑलमोस्ट सब सही है ना, ऑलमोस्ट सब सही है, ऑलमोस्ट ऑल आंसर्स आर करेक्ट। रमेश आंसर करेक्ट है, आदित्य सही है, भव्या, साक्षी, सुहाना, यश है ना, दक्ष, आयशा, यश, ध्रुव, यथार्थ, सुपर्णा, अनिरुद्ध है ना, सही आंसर, मनस्वी सही आंसर, आयुष सही है ना। अब मैं आगे का नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ है ना, तो ये सब में सही है, आपका सही बता रहा है आंसर, ठीक है ना। ध्रुव सही आंसर है, तो है ना, गर्व सही आपका आंसर, 45 डिग्री होगा है ना। जस्ट इक्विलिब्रियम के तो क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको सोचना ही नहीं है कि भाई आपको पता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे ना, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहाँ से mg हो जाएगा, तो ये mg ऊपर t लग जाएगा, तो अगर ये रेस्ट पे है तो t की वैल्यू mg के इक्वल होगी, इसमें भी t फिर सेम ही होगा क्योंकि इसमें भी तो वेट सेम है, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन mg के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद इसने ये एंगल तो पूछा हुआ है, इक्विलिब्रियम में ये एंगल कितना हो जाएगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, तो नीचे की तरफ आ जाएगा √2 mg और ऊपर इस डायरेक्शन में t एंड t लगे, और दोनों t है किसके इक्वल mg, तो आपको पता है t को आप रिजॉल्व कर दो दोनों को, तो t का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा ना ये आपका 2t cos थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो जाएंगे, भाई t cos थीटा ऐड हो जाएंगे, 2t cos थीटा हो जाएंगे। और अगर ये चीज ऊपर नीचे नहीं जा रही है, मतलब सिंपल सा हम बोलेंगे अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो 2t cos थीटा विल बी इक्वल टू द √2 mg, है ना, और t की वैल्यू itself mg के इक्वल है, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू जो होगी वो 1/√2, मींस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, बिल्कुल। अगर इक्विलिब्रियम में है तो एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे कि आपकी 45, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो क्वेश्चन था ये इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन है तो फ्री बॉडी डायग्राम लगा के फोर्सेस को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम क्या कर देंगे, जैसे कि आपको बैलेंस विल गेट दिस आंसर, फोर्सेस बैलेंस करेंगे विल गेट दिस, तो 45 डिग्री बहुत लोगों ने सही आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दिस क्वेश्चन यू कैन गो, ये सही है क्वेश्चन है। एक एयर में ऊपर जा रही है, एयर में ऊपर की तरफ मूव कर रही है, एकदम केयरफुली करना है इस क्वेश्चन को। सर इसमें 5 kg के ऊपर वाला जो दे रखा है वो है F0। हाँ 5 kg के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं F0 है, और उसी F0 की वजह से इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और पूरे का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो F0 की वैल्यू कितनी है 5 kg के ऊपर जो लगा, इसमें बीच में जो रोप है वो मासलेस नहीं है, उसका वेट दिया हुआ है, उसका वेट 2 kg दिया हुआ है, तो अगर नहीं दिया होता तो हम उसको मासलेस नहीं, वेट दिया हुआ है तो लेना पड़ेगा। सर ये फोर्स लगने के बाद वाले वेट्स है ना? तो वेट ही होता है, फोर्स लगने से इसका क्या मतलब है, वेट तो वेट ही होता है, अपरेंट वेट थोड़ी है, वेट है उसका, मास है ना, उसका ये मास है, ये सारे इसका मास है,
हाँ, आरुषि आपका फर्स्ट पार्ट सही है। आरुषि और फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट आंसर। जो भी पार्ट आप भेज रहे हो उसका नंबर भेजो ना, ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आया किसका आप भेज रहे हो। सर ग्रेविटी 10 लेनी है ना। ग्रेविटी जी की वैल्यू 10। तो पढ़ना सही आंसर है आपका एफ नॉट का। आदित्य सही आंसर नहीं है कोई भी, एकदम केयरफुली करो इसे। रमेश फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है। भव्या सेकंड पार्ट का आंसर सही है। थर्ड पार्ट। आयुष फर्स्ट पार्ट सही है। पीयूष झा फर्स्ट पार्ट सही है। मनस्वी फर्स्ट पार्ट सही है। आदित्य जोशी फर्स्ट पार्ट सही है। आयशा फर्स्ट पार्ट सही है आपका। I see your first part is correct. भव्या फर्स्ट पार्ट छोड़ के बाकी दोनों पार्ट सही आ रहे हैं। सेकंड एंड थर्ड पार्ट सही है। गर्व फर्स्ट पार्ट सही है। आयुष सेकंड पार्ट सही है। यश कुमार झा सेकंड पार्ट सही है। सही है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। सही है, लक्ष्य सही है। फर्स्ट पार्ट आपका न्यूटन में आंसर दो से, ये जी फोर्स की यूनिट नहीं होती है। सही, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल चीज है, जस्ट आई विल एक्सप्लेन दिस, है ना। ये आपका देखो क्या है, इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए हम ये क्वेश्चन देते हैं कि भाई आपने इसके ऊपर एक कोई एफ नॉट फोर्स अप्लाई किया और उसने बोला है इस फोर्स की वजह से इट इज मूविंग अपवर्ड विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो बेसिकली इसमें एफ नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप इसमें कि फोर्स इज इक्वल टू एम नहीं होता है। कभी भी हम न्यूटन सेकंड लॉ को ना हम ये नहीं लिखते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम होता है ना, बल्कि हम लिखते हैं नेट फोर्स एम के इक्वल। कभी भी जब आप न्यूटन सेकंड फर्स्ट पार्ट सॉल्व करोगे ना इसका ए पार्ट, तो हम ये थोड़ी लिखते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम, ये गलत है। आपको यहाँ पे नेट वर्ड लगाना पड़ेगा। ये जो नेट फोर्स होता है ये मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, तो आपको नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। आप देखो एफ नॉट को आप ऊपर से अप्लाई कर रहे हो फोर्स को, वो नेट फोर्स थोड़ी है, क्योंकि एफ नॉट ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो। अगर हम पूरे को सिस्टम ले लें ऐसे, तो सबका वेट नीचे भी तो एक्ट करेगा, है ना। पूरे को अगर मैं सिस्टम ले लूं तो एफ नॉट एक ऊपर फोर्स लग रहा है कि वेट को नीचे एक्ट करेगा ना, और ये पूरा का वेट जो होगा 3 2 + 5 5 + 10 100 न्यूटन, मतलब वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इसमें नेट फोर्स एफ नॉट नहीं होगा, नेट फोर्स हो जाएगा एफ नॉट माइनस एम। हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे एफ नॉट ऊपर लग रहा है 100 नीचे लग रहा है इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पूरे सिस्टम का मास 10 था, एक्सेलरेशन इसका 10। तो यहाँ से जो एफ नॉट की वैल्यू हो जाएगी वो 120 न्यूटन है। अगर आप एफ इक्वल टू एम लिखते तो इसके आंसर 20 न्यूटन है, तो मास 10 है, एक्सेलरेशन 2। एफ एम के इक्वल नहीं होता, नेट फोर्स एम के इक्वल। जो भी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में भी बड़ा यूनिक क्वेश्चन ही पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में इसमें भी कई बार मिस्टेक होती है कि भाई सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि नेट फोर्स ऑन द रोप क्या होगा। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रोप। नेट फोर्स ऑन द रोप 4 न्यूटन हो जाएगा। भाई आप खाली रोप को सिस्टम ले लोगे, हाँ, सिर्फ आप किस चीज को सिस्टम ले लोगे, सिर्फ इस 2 kg की रोप,
तो 2 kg के रोप का कुछ वेट लग रहा होगा नीचे, कुछ टेंशन ऊपर लग रहा होगा, T1 T2 जो भी लग रहा है, इसका वेट भी 20 होगा। लेकिन ये अलग अलग फोर्स नहीं पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है नेट फोर्स क्या होगा इसको। तो आपको पता है इन सबका डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो उसी को तो नेट फोर्स बोलते हैं। तो नेट फोर्स हमेशा किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स का मतलब है कि कुछ ऊपर लग रहा होगा, कुछ नीचे लग रहा होगा, सबका डिफरेंस। तो चूंकि क्वेश्चन में अलग अलग फोर्स नहीं पूछ रहा है, बल्कि नेट फोर्स ही पूछ रहा है। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास इसका 2 kg है, एक्सेलरेशन सिस्टम का आपको पता है 2 से ऊपर जा रहा है ना। 2 into 2 जो इसका आंसर आ जाएगा वो 4 न्यूटन। देखो फर्स्ट पार्ट में इसने नेट फोर्स नहीं पूछा था, इसने पूछा था अप्लाइड फोर्स F0। और सेकंड पार्ट में ये अप्लाइड फोर्स नहीं पूछ रहा है, अलग अलग फोर्स कितना है वो नहीं पूछ रहा है, बल्कि नेट फोर्स पूछ रहा है। नेट फोर्स तो हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन 4 न्यूटन आ गया। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, इसलिए आपका 4 न्यूटन। अब ये थर्ड पार्ट में ये पूछ रहा है सी पार्ट में, क्योंकि अब ये रोप का मास है ना, तो इसमें हर जगह पे टेंशन सेम नहीं है। जब मासलेस टेंशन सेम, तो ये पूछ रहा है कि इस रोप के मिडिल में टेंशन कितना है ना, कि भाई इस रोप के मिडिल में टेंशन कितना होगा सेंटर पे। तो देखो अगर मैं पूरे को सिस्टम ले लूंगा तब तो ये टेंशन इंटरनल हो जाएगा, वो तो निकाल नहीं पाएंगे। तो अगर मुझे इसके मिडिल में टेंशन निकालना है, या तो नीचे वाले पार्ट को मैं सिस्टम लूंगा, या मैं ऊपर वाले को सिस्टम लूंगा, या तो लोअर हाफ को सिस्टम लूंगा या अपर हाफ को सिस्टम लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ लोअर हाफ की बात करता हूँ। आप सिस्टम तो कोई भी चूज कर सकते हैं, सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, लोअर हाफ, क्योंकि पूरे को सिस्टम लेंगे तब तो टेंशन इंटरनल हो जाएगी, उसको हम निकाल नहीं पाएंगे। तो आप लोअर हाफ को सिस्टम लो, तो आपको सिर्फ इससे मतलब है हाफ रोप प्लस एक आपका 3 kg, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको हाफ रोप का मास जो हो जाएगा 1 kg। अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम में अगर मैं फोर्स बनाऊं तो आपको पता है वेट दोनों का नीचे लग जाएगा 40 न्यूटन, यहाँ पे टेंशन की ऊपर लग जाएगा। अब ये F0 तो 5 पे लग रहा है ना, इसको यहाँ पे लग जाएगा। हाँ इसका इफेक्ट लग रहा है, वही तो टेंशन है जो इसके ऊपर लग रहा है। हम डायरेक्ट फोर्सेस हमेशा बनाते हैं, तो भाई दोनों का वेट 40 आ गया, F0 को इससे भी कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जो फोर्स होगा तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा ना, अलोंग द स्ट्रिंग एंड जो भी सिस्टम होगा उससे आगे ऊपर लगे, और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये पूरी चीज 2 से ऊपर जा रही है, इससे ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसकी इक्वेशन लिखो, नेट फोर्स इक्वल टू एम, नेट फोर्स इसमें हो जाएगा T - 40, T ऊपर 40 नीचे, नेट फोर्स हो जाएगा T - 40 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा 4 इनटू एक्सेलरेशन आपका, तो मिडिल में जो टेंशन होगा वो कितना हो जाएगी 48। तीनों पार्ट के आंसर आ गए। F0 120, नेट फोर्स 4 न्यूटन रोप के ऊपर, और इसके मिडिल में जो टेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, इसलिए आपको 48 न्यूटन। तो इस तरह से इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन देते हैं। और हम लोग दोनों हाफ को तो मान सकते थे 5, जो उसका मिडिल के ऊपर का 5 kg है और नीचे का दोनों को मान लेते सिस्टम और बीच में रोप लगी हुई। तो फिर उससे पूरे को ले लेते फिर फायदा नहीं होता ना, फिर तो टेंशन तो इंटरनल हो जाता है। भाई जो चीज अगर आपको निकालनी फिर हम है, लोग- अगर वो इंटरनल हो जाए तो उसको निकालेंगे कैसे। नहीं सर, फिर हम लोग फिर एफबीडी बनाते हैं 5 kg का, और फिर 3 kg का, मतलब 3 kg प्लस 1 kg और 5 kg प्लस 1 kg, और बीच में अगर वो पॉइंट है तो फिर हाँ उसको हाँ हम कर मान सकते सकते हैं। हो, ऊपर वाले को भी सिस्टम ले सकते थे इसमें सर 5 दोनों के को ना, उससे भी सेम आंसर आता है। आप किसी भी लोअर हाफ को सिस्टम लिया है, आप अपर हाफ को सिस्टम लिया है, आंसर की वैल्यू क्या होती है, इसलिए आपकी सेम है। तो दोनों केस में जो आंसर होता वो सेम होगा। हाँ तो आरुषि आपने सही निकाला था, सी पार्ट 48 न्यूटन है ना, सही बताया। बी पार्ट में बस थोड़ा घपला खा गया आप लोग, बी पार्ट में एक्चुअली में वो नेट फोर्स से पूछ रहा है। हाँ तो नेट फोर्स तो हमें इक्वल होता है, वो अलग अलग फोर्स थोड़ी पूछ रहा है कि इसके नेट फोर्स के पार्ट कौन से हैं, कंपोनेंट। नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, 4 न्यूटन है ना। सी पार्ट में अगर मुझे यहाँ पे टेंशन निकालना है तो या तो मैं इसके पूरे नीचे को सिस्टम ले लूंगा, या मैं इसके ऊपर को सिस्टम ले लूंगा, है ना। तो नीचे को सिस्टम लिया तो 1 kg रोप का आ गया, हाफ रोप प्लस 3 kg, 40 नीचे 3 ऊपर,
तो T minus 40 is equal to mass into acceleration 48 है ना। आप चाहो तो ऊपर को सिस्टम ले लो, उससे भी आंसर 48 है। कल आपने किया था बहुत सारे क्वेश्चंस में दूसरा लेके सॉल्व करेंगे। तो ये इसके करेक्ट आंसर, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, दिस क्वेश्चन मतलब कोटा सिस्टम का बहुत फेमस क्वेश्चन है। मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो एक ही जगह से आए हुए हैं, है ना। एक इंस्टीट्यूट बहुत फेमस पहले हुआ करता था, बंसल क्लासेस, है ना। बंसल क्लासेस हुआ करता था, कोटा में बहुत नाम, कोटा वाला इधर लोकल लोकल नहीं। तो वहीं पे सारी चीजें सब डिजाइन की मैं कैसे बच्चा स्टेप वाइज लर्निंग करे, है। तो ये स्टेप वाइज लर्निंग का एक पार्ट, कैसे स्टेप वाइज लर्निंग करेगा न्यूमेरिकल के थ्रू, ताकि उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन उसके कर सकते हैं। सर ये 40 न्यूटन कैसे है? अरे बेटा ये 3 kg है नीचे वाला, ये 1 kg है, 3 1 4 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। ओके सर। 10 से मल्टीप्लाई जी से करेंगे तो 40 न्यूटन आ जाएगा ना, क्योंकि हाफ रोप को सिस्टम ले रहे हैं ना। तो पूरे का मास अगर 2 kg है तो हाफ का मास 1 kg है। ये आपके सर उस पे 100 नहीं लग रहा होगा क्या फिर एक और नीचे? इस पे नहीं कुछ नहीं समझ। नहीं लग रहा होगा यार, तब ये आपका सर हर अगर सिस्टम एक को लेते हैं तो उसका नेट फोर्स अलग होता है। हाँ अलग होगा, हर पे नेट फोर्स अलग होगा, कोई नेट फोर्स सेम थोड़ी रहेगा। ये आपका ठीक है। हाँ तो ये करने के बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी गो फॉर वन इक्विलिब्रियम क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। What is the force required to keep system in equilibrium? ये भी ठीक क्वेश्चन है। Sir, is surface frictionless? हाँ कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। जब तक दिया नहीं जाए तो आप सब चीजों को फ्रिक्शनलेस मानिए। सर सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब कि सारे जितने भी ऑब्जेक्ट सब कुछ रेस्ट में है, 1 kg भी रेस्ट पे है, 7 kg भी रेस्ट पे है, वेज भी रेस्ट पे है, पूरा सिस्टम कहीं मूव नहीं कर रहा। अगर वो हम फोर्स हटा देंगे तो मूव कर जाएगा, जो साइड से फोर्स लगाया ना अगर वो हटा दें तो नॉन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, फोर्स से उसको इक्विलिब्रियम में रखता है। सर ये क्वेश्चन डिक्टेट कर दीजिए एक बार। तो देखो एक वेज है ना, उसका एंगल 37 डिग्री है, कि स्फीयर 7 kg का है। सर क्वेश्चन डिक्टेट कर दीजिए बस, जो लिखा ना फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड एफ टू कीप सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। भाई कितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में।
आदित्य सही आंसर है। कितने नंबर पर सारे फोर्सेस हर जगह पे बैलेंस हैं। क्वेश्चन पता नहीं मेरे को प्रिंटेड फॉर्म में कहीं मिले ही नहीं। एक ही आंसर अभी तक सही आया है आदित्य का। एक मिनट लेट मी चेक। लगता है ये भी आंसर सही नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये बेटा आदित्य इसमें थोड़े से मिस्टेक है आपके आंसर में। मेरे आंसर से मैच नहीं करता। एक बार चेक करो जरा सा। ज्यादा मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक। हाँ तो cos 37 की वैल्यू पुट कर दो। हाँ नहीं आ रहा ये आंसर अभी। तो ये आंसर नहीं आ रहा। खुशी और आदित्य का आंसर सेम है, लेकिन वो आंसर मेरे आंसर से मैच नहीं कर रहा। नहीं आरुषि आंसर नहीं बेटा। मैं चेक करता हूँ। थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्रिटिकल है। बहुत ऐसा आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। ना ना अभी तक आंसर कोई नहीं है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। थोड़ा सा आप ध्यान दो इसमें, है ना। अभी तक आंसर नहीं आया बेटा, जरूर आंसर नहीं। ना ना ऐसे नहीं रिया, ये आंसर नहीं है बेटा। मैं बताता हूँ, देखो देखो ध्यान से सब। हाँ नहीं नहीं हम वर्क नहीं देंगे इसको। मैं ये एक्चुअली मैं जो क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ ना, न्यूमेरिकल थोड़ी है।
ये तो मतलब फिजिक्स की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं। मतलब फिजिक्स में थ्योरी एक तो हम पढ़ते हैं कि ये लॉ होता है, न्यूटन्स लॉ, ये है वो है, एक हम न्यूमेरिकल के थ्रू थ्योरी पढ़ते हैं। ये कोई आपका वो न्यूमेरिकल्स नहीं है। ये 10 क्वेश्चन जो है करने हैं, वो अगर करोगे तभी आपको चीजें आएंगी, फर्दर आप क्वेश्चन करेंगे। क्यों क्या है कि आप पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखते हैं, मतलब कहीं कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, तो अगर ये ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है तो इसका 10 kg नीचे लग रहा होगा, 10 न्यूटन, और यहाँ पे टेंशन टी होगा। तो यहाँ से एक चीज आ गई कि टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 10 न्यूटन। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ऊपर नीचे नहीं जा रहा तो टी 10 को बैलेंस करेगा। और आपको तो सेम स्ट्रिंग ही तो है पूरा ही, तो सेम टी यहाँ भी लग जाएगा इस स्फीयर के ऊपर। तो उस ब्लॉक से हम अब स्फीयर पे, तो स्फीयर में एक तो टी ऊपर लग जाएगा, बाद में वैल्यू 10 न्यूटन पुट कर दूंगा। और कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, एक इसका अपना स्फीयर का वेट होगा, स्फीयर का अपना वेट 17 न्यूटन होगा, और इसमें एक साइड वॉल से नॉर्मल लगेगा। ये नॉर्मल सपोज आपका कोई n1 है, साइड वॉल से नॉर्मल कितना लग रहा है, जैसे कि आपका n1 लग रहा है, एक यहाँ से नॉर्मल लग जाएगा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द बॉडी। तो ये नॉर्मल को आप पहन लेते, एक फोर्सेस तो लाएंगे इसमें, बाकी तो कोई फोर्सेस नहीं लगेंगे ना इसमें। एक टेंशन टी लगेगा, इसका अपना वेट होगा, इस साइड वॉल का नॉर्मल होगा, और एक ये n हो जाएगा। तो क्या होता है फिजिक्स में जो होता है ना, कि हम सिर्फ काम की चीजों को पिक करते चलते, हर चीजों को सोचने की जरूरत नहीं, जो आपके काम की है उसको पिक करना। क्योंकि अब आपको क्या है ना कि अगर इस फोर्स को निकालना है तो ये नॉर्मल आपको चाहिए, तो ये नॉर्मल आप वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लेके करना। भाई ये वर्टिकली ऊपर नीचे नहीं जा रहा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो मैं इसको अगर अलग बनाऊं, वैसे वहां भी कर सकता था मैं, लेकिन अगर मैं अलग बनाऊं ऐसे, तो आपको तो एक वेट तो इसमें 70 लग गया। ये आपका एन डैश n1 है, एक हॉरिजॉन्टल है, इससे मुझे क्या मतलब, एक टेंशन टी आपको पता ही है, टी ऊपर है। एक आप बोल रहे हो कि यहाँ से आपका एक एन पुल है, एक कोई एन इसमें से, और इस एन का जो वर्टिकल से एंगल होगा, है ना, वो एंगल आपका 37 डिग्री होगा। 37 37 देख रहे हैं? तो इसके वाला एंगल जो होगा वर्टिकल से कम देगा 37 डिग्री, क्योंकि वो एंगल 37 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 37 होगा। तो एन के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे भाई, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चीज को रिजॉल्व थोड़ी करते हैं, जो एंगल को होता है उसको रिजॉल्व करते हैं। तो एन का ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो एन cos 37, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एन sin 37, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन ये बन जाएगी ना, टी ऊपर लग रहा है प्लस एन cos 37 ऊपर, और ये दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहा होगा, जैसे कि आपके वेट को इक्वल टू 70। 70 अगर सर मैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर वो जो वॉल है उससे भी फोर्स होगा, हाँ जो वॉल है स्फीयर के मतलब जो सर्कल है उसके साथ में जो वॉल लगी है उससे भी फोर्स होगा। हाँ फोर्स होगा ना, नॉर्मल n1 है तो। सर बट वो उसको प्रेस थोड़ी ना कर रहा है, बिकॉज़ उसकी टेंडेंसी होगी कि वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। वो n sin 37 इसको प्रेस करता है, अच्छा अच्छा ये n cos 37 तो ऊपर है, जो n का sin 37 कंपोनेंट उसको प्रेस करता है इसको, उसी को तो n1 बैलेंस करेगा। जैसे मैंने ये लगाया वर्टिकल में इक्विलिब्रियम, है ना, अगर ऐसे ही मैं हॉरिजॉन्टल में लगाऊं, हॉरिजॉन्टल में आपको पता है इधर से n1 लग रहा है, इधर से n sin 37 लग रहा है, मतलब यहाँ से n1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, n1 की वैल्यू जो होगी वो n sin 37। हालांकि इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं, फिर मैंने बता दिया भाई वर्टिकल हम अलग बैलेंस करेंगे, हॉरिजॉन्टल हम अलग बैलेंस करेंगे। P ऊपर ये ऊपर वेट, तो दोनों मिलके 70 हो गए, n1 और ये प्रेसिंग फोर्स जो कि ये दोनों बैलेंस हो गए। तो आपको एक्चुअली इससे मतलब, तो इस इक्वेशन से आपका n आ जाएगा ना भाई, दोनों के बीच में नॉर्मल कितना लगेगा, तो आपको n जब निकालोगे तो आपको t तो 10 प्लस ये आपका हो जाएगा 4/5 n इक्वल टू 7। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है आप देखो, है ना, ये आपका आ जाएगा 60 × 4 5/4,
हाँ मतलब n की वैल्यू कितनी आ सर रही ये है? n sin 37 प्लस सर ये n sin 37 प्लस f इक्वल्स टू n1 नहीं होगा क्या? बोलो किस चीज की बात हॉरिजॉन्टल है? ओरिजिनल में कौन सा फोर्स n है? sin 30 n sin 37 n है sin 37 और प्लस f इज इक्वल टू n1 f क्या है? अरे f तो वेज में लगा रहे हैं, जो 4 वही तो बार बार मैं समझा रहा हूँ कि आप अच्छा जब अच्छा ओके ओके आप तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो ना, वेज को क्या मतलब वो एक्चुअली 9th में ना उल्टा सीधा पढ़ लेते हो, उसको नहीं करना बात, एकदम प्रिसाइज स्क्वायर है तो स्क्वायर की बात करेंगे, बाकी दुनिया जहां से तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है आपकी? 75 70। मतलब दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा वो 75 न्यूटन। लेकिन अभी भी आपका आंसर नहीं आया, आपने बहुत दुनिया जान की चीजें निकाली कि भाई टेंशन 10 होगा, ये नॉर्मल 75 होगा, लेकिन निकालना तो आपको f। अगर f निकालना है फिर तो वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आपको f निकालना है तो जिसमें f लग रहा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, वापस वेज का बना लो, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम वेज का बना लो। तो वेज का कुछ वेट होगा दिया हुआ नहीं है, कैपिटल मेजर एक्चुअली में उसका यूज नहीं, यहाँ पे कैपिटल भी लग गया। अगर ये n इधर लग रहा है तो उसका रिएक्शन इसके ऊपर भी लगेगा ना, इसके ऊपर n इधर तो उसका रिएक्शन इसके ऊपर इधर लगेगा। एक ग्राउंड से भी नॉर्मल होगा, उसका कोई यूज नहीं है n, और एक f फोर्स अब इस वेज के ऊपर लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उस पर जो फोर्स लगता है वही खाली है, उसके इफेक्ट कहीं आ रहा होगा उससे मतलब नहीं होता। तो आपको ध्यान दो, क्योंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल है इसलिए यहाँ पे वर्टिकल से हमें कोई मतलब ही नहीं। अब इस n को हम रिजॉल्व करेंगे, तो अगर ये वाला एंगल 37 डिग्री है, यहाँ पे ये वाला एंगल भी 37 डिग्री है, एंगल भी कितना हो जाएगा 37। तो आप देखो n के दो कंपोनेंट हो जाएंगे ना, n का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा n sin 37 डिग्री और ये कंपोनेंट जो होगा वो n cos 37 डिग्री। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेज राइटवर्ड लेफ्टवर्ड नहीं जा रहा है, मतलब इसमें फोर्सेस बैलेंस होंगे ना, तो f किसको बैलेंस कर रहा होगा? f राइटवर्ड है, बाकी सारे फोर्स तो वर्टिकल है, तो n sin 37 को बैलेंस n sin 37 degree. हम लिखेंगे कि भाई जो f है वो किसके इक्वल हो जाएगा n sin 37। n तो आप निकाल चुके हो 75 and what is the sin 37? 3/5। 3/5 तो अल्टीमेटली आपका आंसर 45 न्यूटन, ये इसका आंसर। अगर हम यहाँ पे 45 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, उससे कम लगाएंगे तो चीजें मूव कर जाएंगी, है ना, उससे कम या नहीं, एग्जैक्ट 45 न्यूटन लगाना। तो आपका जो आंसर है दैट इज फोर्स इज इक्वल टू 45। तो कैसे मूव कर रहे हैं आपको जानते हैं एकदम सिस्टमैटिकली। वही बात है कि थोड़ा सा फिजिक्स में ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, लेकिन हम आपकी काम की चीजें देते हैं। तो यहाँ पे मेरे काम की चीज थी, इसमें तीन चीजें तो काम की है मेरे, एक ये वाली इक्वेशन जिससे एन आ गया है ना, और एक ये इक्वेशन जिससे एफ आ गया। तो कई बार स्टूडेंट मेंटली भी ऐसा कर ऐसा ऐसा होगा ये चीज, इसका जो आंसर होगा वो 45 में बिल्कुल सही है। शॉन सही आंसर है, आरुषि आप सही आपका आंसर दिया था बाद में 45 न्यूटन इज इट। हाँ 75 न्यूटन इसलिए नहीं आ रहा था, आप 75 न्यूटन आपने नॉर्मल निकाला है, सही है, आपको एफ निकालना है, तो एफ तो 45 सही बात। इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल होगा वो 75 है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये आपके इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, है ना, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम में है तो बैलेंस है, अगर नहीं है तो फोर्स एम के इक्वल नहीं, नेट फोर्स एम के इक्वल है। ये आपका, सर आप बताओ।
सर इसमें टेंशन 70 लेफ्ट से क्यों नहीं लिया, मतलब राइट से ही टेंशन क्यों मेजर करा 10 होगा। भाई टेंशन ऊपर लग रहा है ना, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होगा। तो सारे अपवर्ड 70 भी फोर्स हो को हम सकता ऐड था, कर दें। हाँ तो 70 तो 70 नीचे लेफ्ट। लग रहा है। अरे यार वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं? आप लेफ्ट में 70 ले लो, इसको राइट ले लो, फर्क क्या पड़ता है? इक्वेशन में उससे कोई डिफरेंस थोड़ी आएगा। भाई अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस कर रहा है, तभी तो मूव नहीं करता। अगर बैलेंस नहीं करता तो ये मूव करते, है ना, कि अगर ये बैलेंस नहीं होता तो ये चीजें क्या करती है, बेसिकली आपके मूव करते। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। आज बहुत अच्छा मैं होमवर्क दूंगा आपको, चिंता नहीं करूँ। पहले आप क्लास में सीख जाओ सारी चीजें। ये चार ठीक है आपका आंसर। हाँ इक्विलिब्रियम ट्रायंगल ही है, तो ट्रायंगल तो बन ही जाएगा। मनस्वी सही आंसर है। आईसी सही है, रमेश सही है। पढ़ना सही है, आरुषि सही आंसर है, आयुष सही है, साक्षी सही है, अनिरुद्ध सही आंसर है।
हाँ रिद्धि जोशी सही आंसर आपका, सही है, काफी लोगों ने सही आंसर दे दिया है। वी कैन गो फॉर सॉल्यूशन, है ना। तीनों का वेट W है सिलेंडर का, वापस वाला पूरी चीज इक्विलिब्रियम में ही तो है, उसके लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा दोनों तरफ से, जैसे हम फोर्स लगाएंगे सेपरेट हो जाएगा। तो आप देखो कि इसके सेंटर को अगर हम मिलाएं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा मतलब ये सारे एंगल 60 हो जाएंगे, है ना, कि सारे जो एंगल होंगे वो क्या होंगे 60 होंगे। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो सबसे पहले मैं टॉप वाले स्फीयर को लेता हूँ सिस्टम, सबसे पहले मैं लेता हूँ किसको सिस्टम, बेसिकली आपके टॉप वाले स्फीयर। तो आपको पता है इसका वेट W नीचे लग जाएगा और एक नॉर्मल यहां से लगेगा ऐसे एंड, और एक नॉर्मल यहां से लगेगा, बस ये वेट तो होंगे इसमें, उसमें होंगे इसमें वेट, तो इसका अपना वेट W वही mg के इक्वल होगा, और एक इस कॉन्टेक्ट का नॉर्मल और एक इस कॉन्टेक्ट का नॉर्मल। और आपको पता है ये पूरा एंगल 60 है, लेकिन ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, देखिए आपका 30 डिग्री है ना। तो अब देखो कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होंगे ना, तो एन के कंपोनेंट ही तो वेट को बैलेंस कर रहे होंगे, तो एन के जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 2n cos 30 हो जाएगा ना। और सरफेस फर्स्ट n नहीं इक्वेशन लगाएगा और ऊपर वाला स्फीयर n नहीं लगाएगा। बेटा मेरी बात नहीं समझ रहे हो, सरफेस तो इन दोनों स्फीयर पे एन लगाएंगे, इस सरफेस को इस स्फीयर से क्या मतलब, समझ रहे हो बात? भाई सरफेस इस पे नॉर्मल लगाएगा, क्या लगा लेते हैं एन डैश, सर ये ऊपर वाला सरफेस इस पे नॉर्मल स्फीयर भी तो लगाएगा उन पे एंड, नॉर्मल लगाएगा। हाँ इस स्फीयर ने तो इस पे लगाया ना नॉर्मल, ये तो नॉर्मल है ना। सर ऊपर वाला भी तो नीचे वाले स्फीयर्स पे लगाएगा। अब देखो हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हैं अभी आपको ध्यान दो, अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ टॉप वाले का बना रहे हैं, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बाकी किसी की बात ही नहीं कर रहा। तो जिसकी हम बात कर रहे होते हैं बाकी हम भूल जाते हैं कि इस पे क्या लगा, तो सिर्फ टॉप वाले स्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ, तो बाकी की तो हम बाद में बात करेंगे। तो जिसको हम सिस्टम लेते हैं उस पर स्टिक करते हैं, तो इसके तो एक वेट लग जाएगा, है ना। और आपने सही बोला एक नॉर्मल यहाँ से लग गया ऐसे, और एक नॉर्मल आपका यहाँ से लग गया, और बीच का जो एंगल होगा टोटल एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये स्फीयर रेस्ट पे है ना, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो इस पे फोर्सेस बैलेंस होंगे ना, n cos 30 n cos 30, ऊपर की तरफ आ जाएगा 2n cos, तो ये जो 2n cos 30 होगा, है ना, यही तो इसके वेट को बैलेंस कर रहा हूँ। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी W/, लेकिन अभी आंसर नहीं है, आपको n थोड़ी निकालना था, आपको तो निकालना है f क्या है। जैसे a स्क्वायर मैं इसको लेता हूँ, इसको b लेता हूँ, इसको c लेता हूँ, तो अभी मैंने सिर्फ कंसीडर किया a को, मुझे b c से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जो f फोर्स लग रहा है अगर मुझे उससे निकालना है तो या तो मुझे सिस्टम b को लेना पड़ेगा जिसमें वो लग रहा है, या सिस्टम मुझे c को लेना पड़ेगा, तो मैं b को चूज कर लेता हूँ, किसी भी कोई एक सिस्टम ले लो। तो जब मैं b को चूज करूंगा ऐसे, जब हम b को चूज करेंगे ये आपका सरफेस हो गया, तो b का अपना वेट तो होगा, b को हम सिस्टम ले रहे हैं तो अपना वेट इसका भी w है, तो लेंगे। एक जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी होगा, है ना, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी क्या होगा इस केस में होगा, प्लस ये जो दोनों के कांटेक्ट हैं यहाँ भी कुछ नॉर्मल लग सकता है इस कांटेक्ट पॉइंट, उस कांटेक्ट को भी आप ले लो कि भाई यहाँ पे भी कुछ नॉर्मल लग रहा है, इसको मैं लेता हूँ एंगल, हाँ भाई एक वेट लग गया, एक आप एफ फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो वो आ गया, एक यहाँ से n1 आ गया, और एक आपको होता है वही चीज है, अगर इसके ऊपर n लग रहा है तो उसका रिएक्शन भी तो उसके ऊपर लगेगा, एक n इसको इस डायरेक्शन, मतलब बड़ा बड़ा डायग्राम बनाना बढ़िया, अब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एक n यहाँ, हाँ तो लग गया ना आपका, अगर आपने बोला कि भाई इसके ऊपर एक्शन लगा तो उसके ऊपर रिएक्शन लग गया, एक्शन रिएक्शन एक बॉडी में थोड़ी लगते हैं, अगर इस एंड को आप एक्शन बोल रहे हो तो इस एंड को रिएक्शन लग गया, इसके अलावा इसमें कोई फोर्स नहीं है, लेकिन चूंकि फोर्स ये हॉरिजॉन्टल था, है ना, इसलिए मुझे सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। और देखो
ये वाला एंगल जो होगा ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो n का ये वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा वो n sin 30 हाँ, n sin 30 हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो n cos 30। हाँ, ये क्या हो जाएगा सर आपका n cos 30 हो। इस केस में ये क्या हो जाएगा सर आपका n cos 30 हो। इसके बाद आप देखो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लो, है ना। और इसने देखो इसने एक वर्ड यूज किया है जस्ट इक्विलिब्रियम। जस्ट इक्विलिब्रियम का मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट होने वाले हैं। और इससे मैं थोड़ा भी कम फोर्स लगाऊंगा तो ये दोनों सेपरेट होंगे। तो जस्ट इक्विलिब्रियम के लिए सैंपल को हम जीरो लेते हैं, है ना, क्योंकि इसने बोला है जस्ट इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रोसेस। तो n1 अगर आप जीरो ले लोगे तो f और n sin 37 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यहाँ से f की वैल्यू n sin 37, है ना। और वैसे बात है n की वैल्यू आप वापस यहाँ से पुट करो, तो f की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, w/2। में से हमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो ध्यान रखना कि जिस चीज का फ्री बॉडी डायग्राम लाते हैं इसके तीन ही पार्ट है क्वेश्चन। ए का फ्री बॉडी डायग्राम से n आ गया, है ना, और बी के फ्री बॉडी डायग्राम से f और n में रिलेशन। और ये इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जस्ट इक्विलिब्रियम है, हो सकता है कि इससे ज्यादा अगर हम फोर्स लगाते हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रेस कर रहे होते हैं, वो भी इक्विलिब्रियम में रह सकता है। इसने एक वर्ड यूज किया ना, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। तो मिनिमम मतलब जस्ट यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू बीच में दोनों की क्या हो जाएगी, जीरो। इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, इससे कम लगाएंगे तो सर एक डाउट है, बताओ। सर यहाँ पे एंगल 37 क्यों आया, 30 नहीं आना चाहिए? तो 37 लिखने की आदत है इसलिए है 30 डिग्री, है ना। फिर रखना कि भाई ये n1 जीरो करना, क्योंकि n1 अगर जीरो होगा ना तो ये दोनों इस तरह से सेपरेट होने लगेंगे, तो सेपरेट होंगे तो नीचे ले जाएगा। मेन चीज है यहाँ पे नॉर्मल जीरो है उसका सर एक चीज पूछ रही थी कि क्या कहते हैं बी और सी ए पर दो इक्वल फोर्स क्यों लगा रहे होंगे एन एन, मतलब मैग्नीट्यूड सेम क्यों होगा, नॉर्मल फोर्स जो ए पे लगाएंगे जरूरी है क्या है क्यों? सिमेट्री का केस है ना बेटा, सिमेट्री है तो सेम ही होगा। इसलिए अगर आप अलग ले भी लो, मान लो मैं बोलता हूँ नहीं ये नॉर्मल अलग होगा, तो फिर तो हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे ना, फिर इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, इधर ये इधर मूव कर देगा। अगर मैं बोलता हूँ कि n1 है ये n2 है, तो n1 sin 30 n2 sin 30, अगर ये राइटवर्ड लेफ्टवर्ड नहीं जा रहा है तो ये भी तो बैलेंस होनी चाहिए, तो अपने आप n1 n2 सेम होंगे। तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड में तो नहीं जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस तभी बैलेंस होंगे जबकि दोनों एंड क्या होंगे, सेम। तो हर चीजें एकदम टू द पॉइंट होती है, फिजिक्स इज द एग्जैक्ट साइंस, है ना। फिजिक्स में कोई एक्सेप्शंस ही ये सब चीजें नहीं होती, एक बार जो रूल है वो रूल है। जब तक हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करेंगे, न्यूटन्स लॉ से सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो चीज न्यूटन्स लॉ के डोमेन में ही नहीं है, लाइक कई चीज न्यूटन्स लॉ के डोमेन में नहीं आती है ना, रिलेटिविस्टिक जैसे रिलेटिविटी की थ्योरी, वो अलग चीज, वो उसके चीजों को हम इससे एक्सप्लेन नहीं करते। जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उससे हम सारी चीज हर क्वेश्चन मार्क का आंसर जरूर कैसा होगा। सर n1 0 क्यों हुआ ये बता दो एक बार। और तो n1 0 देखो, अगर मैं और ज्यादा फोर्स लगाऊं तो एक दूसरे को प्रेस करते जाएंगे, तो इसलिए मिनिमम फोर्स किया है ना, तो मिनिमम मतलब जस्ट ये सेपरेट होने वाला है, वहां पे n1 की वैल्यू 0 है। यहाँ पे इक्वेशन बना लो n1 के टर्म्स में, है ना, n1 के टर्म्स में हम बना लेते हैं इक्वेशन। हम लिख लेंगे f इक्वल टू हो जाएगा आपका n sin 37 प्लस n। अगर मुझे f की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो n1 की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो n1 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। n1 जब 0 करेंगे तो f की मिनिमम वैल्यू, ये f नहीं पूछ रहा है, f की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, इसलिए n1 0 कर दिया। अगर इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन वो f की मिनिमम वैल्यू नहीं है ना, ये आपका नहीं, हम कर सकते हैं, है ना, ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, है ना,
फिर उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर आप बाकी आगे पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन से ही बहुत कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया। हाँ, एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो जरा सा। क्वेश्चन नंबर 130। सर स्ट्रिंग का है मास? स्ट्रिंग का मास नहीं है, स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, पुली का मास दिया हुआ है, पुली का मास दिया हुआ है, स्ट्रिंग का मास नहीं है, लेकिन पुली का मास आपको दिया हुआ है। हम्म? Okay. हाँ, सही है भव्या, सही क्वेश्चन, सही आंसर भव्या। हाँ, ये तो सही आंसर है। मनस्वी सही है, अनामिका सही है आपका आंसर। सुपर्णा सही है आपका आंसर। कल आपने ऐसा क्वेश्चन किया था, उसी को थोड़ा सा, उसमें पूरी मासलेस थी, इसमें पूरी का मास है। हाँ, ये सही है, वाणी सही है, आयुष सही है, सही है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इससे काफी लोगों ने सही बताया है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है आपका। तो जस्ट आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। आप क्या करोगे, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक में बात नहीं बेटा, फ्री फाइट कर दो। आपी ने कहा था हाथ में मोड़ दिया, हाथ ऐसे नहीं, समझी, ऐसे मोड़ जाते हैं हाथ। इतना खुश हो रहा है यार, इतना खुश होने की बात ही नहीं कोई। कम आते हैं या चलो मैं थोड़ा देर के लिए साइलेंस कर देता हूँ। तो टी स्क्वायर पे mg हो गया, है ना। टी और mg एक दूसरे को क्या करते हैं कि बैलेंस कर लेंगे, लेकिन आपको निकालना है कि जहाँ पे क्लैंप लगा है यहाँ पे कितना फोर्स है। तो आप पुली का फ्री बॉडी डायग्राम में एकदम सिस्टमेटिकली आप बनाना, मतलब ये जो पूरी मैकेनिक्स है बहुत सिस्टमेटिक चीज है। एक तो पुली का वेट लग जाएगा स्मॉल mg, एक यहाँ पे टेंशन टी लग जाएगा, और यहाँ पे भी एक टेंशन टी लग पुली के फ्री बॉडी डायग्राम। और आपको रहे जहाँ पे क्लैंप लगा होगा यहाँ पे दो डायरेक्शन में नॉर्मल लगता है, एक एनएक्स और एक क्या लग जाएगा चलिए आपका एन।
है ना। और एक बार आपने पुली अगर बना लिया तो फिर इसको यहाँ से हटा दो, अननेसेसरी कंफ्यूज करेंगे। इसका काम तो पीस पर टाइम से हो गया ना खत्म। और देखो ये पुली एक जगह पे फिक्स है ना, तो इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो NX T बैलेंस करेगा, NX की वैल्यू T, NY भी बैलेंस करेगा। तो NY जो बैलेंस करेगा वो किसको बैलेंस करेगा, T प्लस स्मॉल m। भाई NX जो होगा उसको T बैलेंस करेगा, NY किसको बैलेंस करेगा, mg प्लस T, दोनों को मिलकर बैलेंस करेगा। और T की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, NX की वैल्यू होगी कैपिटल mg और NY की वैल्यू होगी कैपिटल mg प्लस स्मॉल। तो जो टोटल नॉर्मल होगा इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर पुट कर देंगे, आपका डी ऑप्शन से। हाँ, डी ऑप्शन क्या होगा देखिए आपका करेक्ट। तो डी ऑप्शन हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन हम इसमें कर सकते हैं। तो ये जस्ट आपके क्वेश्चन थे। तो ये मैंने काफी कुछ बताया कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं इक्विलिब्रियम में, मतलब काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हमने। तो एक और क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम का दूंगा, है ना, उसमें वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, ध्यान रखना, जो बीच का नॉर्मल जीरो है ना, बीच में जो आपने नॉर्मल जीरो लिया था ना मिनिमम के लिए, वही कंसेप्ट यूज होगा। तो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूँ, है ना, तो उसको आप जरूर से सॉल्व करना है। बार बार क्या होता है, मैं अच्छा क्वेश्चन देता हूँ नॉर्मल क्वेश्चन किसी टॉपिक का, उसको ऐसे होमवर्क देता हूँ, फिर आप होमवर्क को रिवर्ट ही नहीं करते, तो घर पे सॉल्व करके उसको रिवर्ट जरूर करो, अदरवाइज फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। मुझे लगता है बच्चे सही है, कुछ भी इनको मेडिकल लेवल का ही पढ़ाते रहो, क्या समझ पढ़ाते रहो, मेडिकल लेवल के क्वेश्चंस करवाते रहो, बड़े कुछ रहते हैं करते, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करने हैं। देखो ना, ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा, अगर आपको प्लान का कंसेप्ट नहीं पता तो क्वेश्चन आईआईटी में कैसे करते हैं, एक मिनट में सॉल्व। तो आई विल गेट द होमवर्क, एक क्वेश्चन शेयर करूंगा, उसको आप सॉल्व करके रिवर्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी अबाउट द मल्टीपल पुल्स। थैंक यू सर। बाय बाय। Have a nice day, sir. Thank you, sir. सर